नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। आज से हम यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहली जो क्लास होगी हमारी वो होगी भारतीय संविधान के भागों को लेकर, यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। यहाँ पर देखें तो कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कि डायरेक्टली भाग से प्रश्न पूछ ले जाते हैं, जैसे कि नागरिकता निम्न में से किस भाग में है, मूल अधिकार निम्न में से किस भाग में है। तो ऐसे प्रश्न डायरेक्टली आप लोगों से पूछ ले जाते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो उसको देखते हुए आज का ये जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको अगर आप कर लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आशा करता हूं कि इससे आने वाले कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए यहां पर प्रारंभ करते हैं संविधान के भाग के बारे में, है ना। संविधान के भाग के बारे में सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर भाग की देखें तो भारतीय संविधान 22 भागों में लिखा गया है ना। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित करके लिखा गया है। अब क्रमबद्ध तरीके से एक एक भाग का यहां पर हम देखने वाले हैं कि उसमें कितना कौन कौन से अनुच्छेद है और किस भाग में किस चीज का प्रावधान है ना। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भाग 1 से, है ना। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में प्रावधान मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके अंतर्गत आता है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। ठीक है, चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में नागरिकता देखने को मिलती है। दूसरे भाग में नागरिकता देखने को मिलती है और इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगले भाग की बात करें भाग 3, तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 रहता है ना। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार देखने को मिलता है। पहले संपत्ति का अधिकार भी यही था, लेकिन बाद में इसको यहां से हटाकर कहीं और प्रतिस्थापित कर दिया गया। कहां प्रतिस्थापित किया गया वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले भाग की बात करें तो अगला भाग क्या है, भाग 4। और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 है ना। और इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, या फिर अंग्रेजी में डीपीएसपी शॉर्ट में कहा जाता है ना। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 है। उसके बाद देखें तो यहां पर भाग 4 क है और भाग 4 क में मूल कर्तव्य देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो है 51 क। यानी कि यहां पर बात की गई कि जब मूल अधिकार है, जब किसी के पास अधिकार होती है तो कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो अधिकार के साथ साथ यहां पर कर्तव्य को कहां रखा गया, भाग 4 क में, और किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। उसके बाद अगले भाग पर चले तो अगला भाग है हमारा 6 और अगला भाग है भाग 5 और भाग 5 के अंतर्गत संघ की व्याख्या देखने को मिलती है। अब संघ की बात करें तो ये भाग 5 में है और भाग 5 में देखें तो अध्याय के रूप में इसको विभाजित किया गया है। पहले अध्याय में बात करेंगे तो इसमें कार्यपालिका की बात मिलती है ना। कार्यपालिका का उपबंध अध्याय 5 में है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का प्रावधान देखने को मिलता है। उसके बाद संसद की बात करें तो संसद अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक है ना। तो संसद का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद का प्रावधान है। उसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होती है ये इसी भाग में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत देखने को मिलता है ना। कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति का जो विधायी शक्ति है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद क्या है हमारा, अनुच्छेद 123।
उसके बाद इसमें जो चौथा अध्याय है उसमें देखने को मिलता है संघ की न्यायपालिका, है ना। संघ की न्यायपालिका का जो वर्णन है वो भाग 5 के अध्याय 4 में देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है। अंतिम भाग है अध्याय 5। इसमें अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या देखें तो 148 से लेकर 151 तक है। तो भाग 5 की बात करें जिसमें संघ के बारे में व्याख्या है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है ना। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अगले भाग पर चलेंगे भाग 6। तो भाग 6 में राज्य का वर्णन मिलता है ना। तो इसका जो पहला अध्याय है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 है इसमें परिभाषा मिलती है राज्य की परिभाषा। दूसरे अध्याय में देखेंगे तो कार्यपालिका के बारे में वर्णन है ना। जैसे यहां पर संघ के बारे में जितना वर्णन है उतना वर्णन हमें राज्य के बारे में भी देखने को मिलता है क्योंकि सरकार जो है केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो कार्यपालिका यहां पर भी है, कार्यपालिका यहां पर, तो यहां पर राज्य कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलता है। राज्य का विधानमंडल जो है इसके बारे में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जैसे यहां पर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123 के तहत रखी गई है वैसे ही राज्यपाल की भी विधायी शक्ति होती है और इसे 213 के तहत रखी गई है, अनुच्छेद 213 के तहत रखी गई है। उसके बाद राज्य के उच्च न्यायालयों की बात करें, यहां पर भी न्यायपालिका थी लेकिन संघ की राज्यों की जो न्यायपालिका है इसके बारे में बात करें राज्य की उच्च न्यायालय तो यह अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक देखने को मिलता है। इसमें जो 232 है वो निरसित हो चुका है। और अंतिम यहां पर अध्याय देखिए अधीनस्थ न्यायालय, ये क्या है अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। तो ये हो गया हमारा भाग 6 और भाग 6 में राज्य का वर्णन मिलता है और राज्य के अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाग 6 तक। अब आते हैं अगले भाग पर। अगला भाग है हमारा भाग 7 और इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता था, वर्तमान में नहीं है। इसे 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था उसके द्वारा इस भाग को समाप्त कर दिया गया है ना। कारण क्या रहा? कारण क्या रहा कि इसमें वैसे राज्य थे, है ना, जैसे आपने देखा होगा ABCD 4 कैटेगरी में पहले राज्यों को विभाजित किया गया था। तो इसका अब मतलब कोई भी कार्य रहा नहीं, तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इस भाग को 7वें भाग को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न के रूप में कई बार पूछे गए हैं कि निम्न में से किस भाग को 7वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया। हमारा भाग क्या है? भाग 7। इसमें क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में क्या है? यहां पर भी संघ राज्य क्षेत्र देखने को मिलता है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक है। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन मिलता है और इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अ तक, अंग्रेजी में 243 ओ, है ना। तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों का वर्णन मिलता है भाग 9 में। उसके बाद भाग 9 क की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की वर्णन है और इसमें अनुच्छेदों की संख्या देखें तो 243 त या फिर अंग्रेजी में क्या है? पी। 243 पी से लेकर 243 जेड जी या फिर हिंदी में य 6 तक अनुच्छेद देखने को मिलता है। उसके बाद भाग 9 ख, भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों का यहां पर वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो है 243 य ज या फिर अंग्रेजी में जेड एच से लेकर 243 य न या फिर अंग्रेजी में जेड टी तक। ठीक है, तो यहां पर भाग 9 क और भाग 9 ख में क्या है? पंचायत, नगरपालिका एवं सहकारी समितियां, इनका वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगला देखें भाग 10। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन मिलता है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 244 से लेकर 244 क या फिर अंग्रेजी में 244 ए तक। अगला भाग है हमारा भाग 11
और भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों की व्याख्या मिलती है। किसमें? भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या मिलती है। और इसमें देखें तो जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध के लिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 245 से लेकर 255 तक। और प्रशासनिक संबंधों के लिए अनुच्छेद जो है वो 256 से लेकर 263 तक देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं अगले भाग पर। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की व्याख्या यहां पर मिलती है। इसके अंतर्गत भी देखें तो पहले अध्याय में वित्त की व्याख्या है, और वित्त की व्याख्या की बात करें तो इससे संबंधित अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक देखने को मिलता है। दूसरा भाग क्या है? उधार लेना, यानी कि जो केंद्र है या राज्य है ये उधार कैसे लेगी उसके बारे में यहां पर व्याख्या देखने को मिलता है। जैसे अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र कैसे उधार लेगा उसकी व्याख्या है, 293 के तहत राज्य कैसे उधार लेगा उसकी व्याख्या यहां पर दिया गया है। अध्याय 3 में देखें तो इसमें संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं एवं वाद संबंधित यहां पर प्रावधान है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है वो 294 से लेकर 300 तक है। उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार यहां पर था, हमारा मूल अधिकार में था, इसको यहां से हटाकर कहां प्रतिस्थापित कर दिया गया है? भाग 12 में। संपत्ति का अधिकार जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 300 क के तहत भाग 12 में संपत्ति का अधिकार रखा गया है और कई बार यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अगला भाग है भाग 13, और भाग 13 की बात करें तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है ना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक देखने को मिलता है। अगला भाग देखिए भाग 14, तो भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं है ना, यानी कि जो हमारा आईएएस, पीसीएस जो है ये इसकी सेवाओं की जो बात है वो भाग 14 में देखने को मिलती है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है 308 से लेकर 323 तक है। अब यहां पर देखें तो भाग 14 क भी है, और भाग 14 क में क्या है? अधिकरण है, और अधिकरण के अंतर्गत 323 क से लेकर 323 ख तक देखने को मिलता है। भाग 15 जो है, भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है ना, निर्वाचन का जो प्रक्रिया है इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 15 में देखने को मिलता है, और यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 में देखें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की बात यहां पर की गई है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की यहां पर बात की गई है, यानी कि यहां पर देखें तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, यानी कि यहां पर जो हमारा ओबीसी जो ये सारे कैटेगरी है जनजाति, तो यहां पर जो आरक्षण का प्रावधान है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद हम यहां पर बात करें भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा की व्याख्या की गई है ना, राजभाषा की व्याख्या की गई है भाग 17 में, और इससे संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध देखने को मिलता है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 352 से लेकर 360 तक है। अगला देखें, यहां पर हम देख सकते हैं भाग 19, और भाग 19 के तहत प्रकीर्ण देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से 367 तक है। अगला भाग है यहां पर भाग 20, और भाग 20 में संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान है। तो संविधान का जो संशोधन होता है वो भाग 20 के तहत, और इसमें एक अनुच्छेद देखने को मिलता है 368। तो जो भी संविधान में संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, जो कि भाग 20 का भाग है। ठीक है, उसके बाद यहां पर भाग 21 की बात करें तो भाग 21 में अस्थायी
संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात की गई है और इसमें 369 से लेकर 392 तक देखने को मिलता है ना। जम्मू कश्मीर का जो 371 समाप्त हुआ वो यहीं पर था, है ना। भाग 21 का ही वो एक आर्टिकल था जिसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, कई विशेष शक्तियां उससे प्राप्त था। तो 371 जो है भाग 21 के अंतर्गत ही आता था, जिसे यहां पर समाप्त किया गया। ठीक है, अंतिम भाग है यहां पर हमारा भाग 22 और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित यहां पर प्रावधान है और इसके अंतर्गत 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद देखने को मिलता है। तो हमने यहां पर पूरा देख लिया, संविधान के 22 भाग है और 22 भाग में कौन कौन से प्रावधान कहां पर देखने को मिलता है, इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। कई जगह पर आप देखेंगे, जो भी प्रश्न पत्र उठाकर देखें, 4-5 साल का उठाकर देखेंगे तो 4-5 प्रश्न यहां से मिल जाएंगे जो डायरेक्टली यहां से पूछे जाते हैं। तो उसको हमने यहां पर देख लिया कि कौन से भाग में क्या क्या प्रावधान किया गया है। अब आशा करता हूं इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।